आज हम ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हीट ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या होता है, जो ऊष्मा होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। उसमें क्या होती है, ऐसे भी 8th क्लास में पढ़ाया था, जब किसी पदार्थ का दहन होता है उसमें से ज्वाला निकलती है। तो दहन तो हम समझ गए, ज्वाला भी समझ गए, इसके बीच में एक होता है ऊष्मा। जब किसी वस्तु को जलाया जाता है उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा, यानी कि उसे हीट बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं ताप। जब कोई वस्तु जलती है उसमें से क्या निकलती है, ताप निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा या हीट बोलते हैं। और 3 प्रकार से निकलती है ऊष्मा, अलग अलग प्रकार से निकलती है। जैसे जब हमने चाय बना के देखी थी, तो चाय में क्या हुआ था, हमने गैस पे क्या रखा था, एक डिस्पोजल रखा। डिस्पोजल में हमने इसमें चाय पत्ती डाली और शक्कर डाला। आपने देखा होगा कि वहां पर चाय बन गई, जबकि डिस्पोजल तो जल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, डिस्पोजल नहीं चला और चाय बन गई। तो उसके लिए हम सबसे पहले मेथड पढ़ेंगे चालन विधि। जो आपने कल देखा है वो कैसे होगा, वो सिर्फ चालन विधि से होगा। तो चालन विधि क्या होती है, ऐसे पदार्थ में होती है जो ठोस होते हैं। चालन विधि कौन से पदार्थ में होती है, जो ठोस होते हैं। हमने पहले भी बताया है, ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा जो अणु जो होते हैं वो ठोस में कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। द्रव में अणु कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में अणु कैसे होते हैं, थोड़े और ज्यादा दूर होते हैं। जब ठोस को बनाया जाता है तो उसके अणु कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे करके पास पास, इस तरह अणु मिलकर क्या बनता है, ठोस। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी चालन विधि होगी तो वो किसमें होगी, ठोस में। तो चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके लिए हमें एक छड़ लेना पड़ेगा। मान लो हमने यहाँ पर छड़ ली, छड़ काय की होती है, लोहे की। तो जितने भी धातुएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं, ठोस। तो चालन विधि जो होती है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि, या इसे बोलते हैं हम कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, वह ठोसों में जाती है, क्योंकि ठोस के अणु पास पास होते हैं। यह चालन विधि द्रवों में और गैसों में नहीं होती। इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम क्या होता है, जो किसी चीज को ट्रांसफर करे। जैसे हमें कुछ चीज वहां से लाना है, हम किसी बच्चे से कहेंगे उसको उठा के लाओ, तो बच्चा क्या होगा, माध्यम। तो चालन विधि के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम क्यों चाहिए, क्योंकि हमें हीट को ट्रांसमिशन करना है, मतलब ऊष्मा को ट्रांसफर करना है। उसके लिए हम यहाँ से अगर किसी क्षण में यहाँ से आग लगाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से किसी क्षण में आग लगाते हैं या उसकी लौ में जलाते हैं, तो आप देखना सिर्फ लौ को आप किसको ताप दे रहे हैं, यहाँ पर ऊष्मा आ रही है, यहाँ पर हीट आ रही है। आग जलाने के बाद आप देखोगे थोड़ी देर बाद यही हीट कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाएगी कि नहीं। अगर ये हीट यहाँ पर कैसे पहुंच गई वो समझना है। वो हीट कैसे पहुंची है, इसके अणु जो होते हैं पास पास होते हैं। सिर्फ हम हीट कहाँ दे रहे हैं, छड़ के इस कोने पर, लेकिन ये हीट ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाती है, उस कोने पर। कैसे पहुंच जाती है, इसके अणु सबसे पहले कौन गर्म होगा, ये वाला अणु गर्म होगा, इसके पास ऊष्मा ज्यादा आएगी, हीट करेगा। तो ये अणु होगा, इसकी गर्म होने के बाद इसको देगा हीट, फिर ये थोड़ा इससे कम गर्म होगा, हीट किसको देगा, इसको देगा। इस तरह हीट ट्रांसफर होती जाती है। हीट कब तक ट्रांसफर होती है, जब तक कि ये जितना गर्म है उतना इस कोने पे गर्म ना हो जाए। हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। इसे हम कौन सी विधि बोलते हैं, कंडक्शन मेथड या चालन विधि। ऐसा ठोसों में होती है। इसके उदाहरण कैसे समझे, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय का जो ढक्कन रहता है, उसका जो हैंडल रहता है, काय का बनाया जाता है, लकड़ी का, प्लास्टिक का या बेकेलाइट का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। अब कुचालक और कुचालक क्या होते हैं, कुचालक होता है जिससे जाती नहीं सब ऊष्मा जाती नहीं। वेरी गुड। जो कुचालक कौन होता है, जिसमें से ऊष्मा न जाए। ऊष्मा कौन है, अभी हम बता रहे थे, हीट होती है, जो ताप होता है, क्या होता है, ऊष्मा। तो कुचालक कौन होते हैं, जैसे लकड़ी है, बेकेलाइट है, प्लास्टिक है, कांच है, ये कैसे होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो कुचालक पदार्थों में क्या होती है, ऊष्मा का ट्रांसमिशन नहीं होता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुचालक। तो सभी जो धातुएं क्या होती हैं, वो कैसी होती हैं, चाहे विद्युत हो चाहे ऊष्मा, दोनों की क्या होती हैं, सुचालक जो होती है वो ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैं। सुचालक धातु ऊष्मा या विद्युत का क्या करती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं। ऐसा में इसलिए हमें इनका प्रयोग के लिए अगर ऊष्मा को ट्रांसमिशन करना है तो हमें धातु लेना होगा। धातु में से लोहा हो गया, चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सभी गर्म होते हैं ना। अगर इसके एक हिस्से को गर्म किया जाए तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कंडक्शन मेथड इसमें वर्क कर रही है। क्या कर रही है, एक अणु द्वारा पूरे अणु को ऊष्मा दी जाती है।
तो वह उसमें ट्रांसफर हो जाती है और वह पूरा जो भी धातु है वह कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। हत्ता क्यों बनाते हैं हम, जुचाने वाला डंका होता है उसका हत्ता क्यों बनाते हैं लकड़ी का, क्योंकि वह क्या होता है उष्मा का कुचालक। अब डंका तो गर्म हो जाएगा लेकिन हत्ता गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसके अणु उस उष्मा को ट्रांसफर नहीं करते। उसके ठोस तो वो भी है लेकिन क्या करता है, वो उष्मा को ट्रांसफर नहीं करते। अब जैसे हमारे पास और भी उदाहरण है, जैसे हम खाना बनाते हैं, चिमटा जो रहता है खाना बनाने का, आपने देखा होगा जो चिमटा से रोटी पकड़ते हैं, जहाँ रोटी पकड़ते हैं वो तो गर्म होगा लेकिन ऊपर का हिस्सा गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसका हम जैसे एक रोटी पकड़ी उसको रख दिया, जब तक उसको रख दिया उसकी हीट क्या हो गई, खत्म हो गई, तो ठंडा हो जाता है, फिर रोटी पकड़ते हैं फिर गर्म होता है। लेकिन हम अगर उसको उसी के द्वारा कोई ऐसी जलती हुई लकड़ी पकड़ ले, उसको पकड़े रहे तो उसमें क्या होती है, तेजी से हीट कर करके वह पूरा गर्म हो जाता है। और भी उदाहरण ले, जैसे जो चीज गर्म होती है, जितनी धातु में गर्म होती हैं, अगर हम उसको गर्म करते रहते हैं तो क्या होती है, वह पूरी गर्म हो जाती है। तो ये कौन सी विधि होती है, कंडक्शन विधि। यह कब लगती है, कौन सी धातु में लगती है, जो धातु ठोस होती है और जो कैसी होती है, सुचालक होती है। तो कंडक्शन मेथड को समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, धातुएं होनी चाहिए। और सभी धातु कैसी होती हैं, विद्युत ऊष्मा की कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। अगर इनके बीच अगर कुचालक का संपर्क कर दिया जाए तो ऊष्मा का ट्रांसमिशन नहीं होता। आया समझ में। अब इसके बाद हम समझते हैं संवहन मेथड या कन्वेक्शन मेथड। इसमें भी क्या होगा, ऊष्मा जाएगी, लेकिन इसमें ऊष्मा किसके द्वारा जा रही थी, ठोसों के द्वारा, सॉलिड के द्वारा। संवहन मेथड जो होती है उसमें ऊष्मा सिर्फ द्रव के द्वारा जाती है, इसके द्वारा, द्रव या गैस के द्वारा। अब ये समझना है कैसे जाती है, क्योंकि द्रव में कैसे अणु होते हैं, थोड़े ठोस के मुकाबले कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, कम होते हैं, दूर होते हैं। जब हम पानी गर्म करते हैं, आपने देखा होगा पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने के लिए हमने आप किसी गैस के स्टोव पर वहां पर रखा, यहाँ पर पानी गर्म कर रहे हैं, ये यहाँ पर आग लगाई, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब इस पात्र में हम पानी भरते हैं, पानी कैसा होता है, धीरे धीरे उबलने लगता है ना। पानी उबलने क्यों लगता है, सबसे पहले हम यहाँ से आग दे रहे हैं, आग जिस पात्र में हम उस पानी को रखा पहले वो क्या होगा, पात्र गर्म होगा। तो जब पात्र गर्म हो रहा है मतलब उसमें कौन सी मेथड लगी है, जब पात्र गर्म होगा, पात्र कैसा है, ठोस है, ऊष्मा का कैसा है, चालक है, तो कौन सी मेथड लगी है, कंडक्शन। पहले पात्र गर्म हो रहा है उस हीट से, इसका मतलब वहां पर कौन सा मेथड काम कर रही है, कंडक्शन। अगर उसी पात्र के अंदर पानी रखा है तो फिर वो गर्म होने लगे जब द्रव, क्योंकि हमने अभी देखा है कि द्रव और गैस जिसमें हीट का स्थानांतरण होता है वह कौन सी मेथड होती है, संवहन मेथड। संवहन मेथड के लिए क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। तो उस पात्र के अंदर हमने द्रव भरा, जैसे ही यहाँ पर पात्र गर्म हुआ उसकी ऊर्जा कहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है पानी में, मतलब जो वाटर है उसमें। तो आपने देखा होगा वाटर कैसे होता है, उबलता है, पहले ऊपर जाता है फिर क्या होता है, नीचे आता है, ऐसा दिखाई देता है ना। इसमें क्या छोड़ता है, बुलबुले छोड़ता है। पानी बुलबुले क्यों छोड़ता है, बस वही समझना है। जब यहाँ से हीट जाती है, गर्म जाती है, तो नीचे का हिस्सा कैसा हो जाता है, पानी का गर्म हो जाता है। तो जब कोई भी पदार्थ नीचे से गर्म होगा तो गर्म जो होता है वो किसकी ओर जाता है, ठंडे की ओर। ऊपर पानी कैसा होता है, ठंडा। जब नीचे से हीट जाती है तो नीचे का हिस्सा कैसा हो जाता है, गर्म, मतलब नीचे का पानी भी गर्म हुआ, उसकी हीट कहाँ जा रही है, ऊपर। अब नीचे भी पानी जब ऊपर जा रहा है, नीचे का हिस्सा खाली हो जाता है, तो उसको भरने के लिए ऊपर से कौन सा ठंडा हुआ पानी कहाँ आता है, फिर से नीचे, और नीचे का गर्म पानी कहाँ जा रहा है, तो एक क्रिया कैसी चलती रहती है, कंटिन्यू बार बार चलती रहती है। नीचे का पानी गर्म हुआ, ऊपर आया, फिर नीचे का पानी ठंडा हुआ, फिर ऊपर आया, फिर गर्म हुआ, एक क्रिया चलती रहती है। समझ में आ रहा है ना, कि पहले नीचे का पानी ऊपर जाएगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, उबलना बोलते हैं। एक क्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि पानी का जो ताप है वह कैसा ना हो जाए, सभी पानी का ताप कैसा ना हो जाए, बराबर। जब पानी का ताप बराबर हो जाता है तब उसका क्या होने लगता है, वाष्पन, पढ़ा है ना। फिर क्या बनता है, वाष्प बनता है। पानी कब तक वाष्प नहीं बनेगा, जब तक वह उबलेगा नहीं। उबलेगा कब, जब नीचे का पानी ऊपर का पानी दोनों का तापमान कैसा हो जाए, समान, तब वह क्या होने लगता है, उबलने लगता है। इसे हम बोलते हैं वाष्पन। तो पानी के अंदर जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है वह क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। अब जैसे आपने देखा होगा वायुमंडल गर्म होता है,
जब वायुमंडल गर्म होता है तो वायुमंडल की जो वायु है वह गर्म होकर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है ना। तो ऐसे ही आपने देखा होगा हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज में फ्रीजर कहाँ लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, जब भी वायु गर्म होती है वह उठकर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। फ्रीजर कहाँ रहता है, ऊपर। जब फ्रिज के नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है तो किससे टकराएगी, ऊपर फ्रीजर से टकराएगी। फ्रीजर कैसा है, ठंडा है, उस वायु को क्या कर देगा, ठंडा। तो ठंडी वायु फिर कहाँ जाएगी, नीचे। फिर थोड़ी देर बाद फिर गर्म होगा नीचे से और फिर वह वायु कहाँ जाएगी, ऊपर। ऊपर कौन लगा है, फ्रीजर, जो पहले से ठंडा है। तो कंटिन्यू यह प्रक्रिया फ्रिज में चलती रहती है। पहले गर्म वायु ऊपर जाती है, ऊपर फ्रीजर है उसको ठंडा करके नीचे पहुंचा देता है। तभी आपने देखा होगा फ्रीजर में पानी टपकता है ना, किसके कारण टपकता है कि नीचे की गर्म वायु से टकराती है, उसे ठंडा करके नीचे छोड़ देती है। तो इस तरह फ्रीजर चलता रहता है। आपने देखा होगा जब फ्रिज में हम नीचे पानी रखते हैं तो कैसा होता है, बर्फ नहीं जमता। बर्फ कहाँ जमता है, फ्रीजर में। क्यों जमता है, क्योंकि फ्रीजर उससे ज्यादा ठंडा होता है, नीचे की जो होती है हीट ऊपर जाती है। आया समझ में। फ्रिज के अलावा हम देखें जब हमारे यहाँ जो वायुमंडल है गर्मियों में कैसा होता है, गर्म होकर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो हम उसे बोलते हैं समवन हवाएं। जब हवा वायुमंडल गर्म होकर ऊपर जाता है उसे क्या बोलते हैं, सामान्य हवाएं। जैसे यहाँ पर पानी गर्म होकर ऊपर जाता है फिर वापस आता है, लेकिन हवा क्या होती है, पूरे वायुमंडल में गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। फिर हमने देखा होगा कि समुद्र से जो हवाएं आती हैं वो कैसी आती हैं, ठंडी आती हैं। तो हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है थल समीर और जल समीर। क्या पढ़ा है, जल समीर और थल समीर। एक समीर रात में चलता है और एक दिन में चलता है। थल समीर क्या होता है, जब पृथ्वी से हवाएं किसकी ओर जाती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं। जो हवाएं पृथ्वी से समुद्र की ओर जाती हैं उसे क्या कहते हैं, समुद्री शरीर। और जो हवाएं समुद्र से पृथ्वी की ओर आती हैं उसे बोलते हैं थल समीर। तो ये क्या होती हैं, पृथ्वी से दिन के समय क्या होता है, पृथ्वी से दिन के समय हवाएं कहाँ जाती हैं, समुद्र की ओर। तो इसे बोलेंगे समुद्री शरीर, समीर बोलते हैं। क्यों जाती हैं, क्योंकि जब तापमान हमारा ज्यादा रहता है हवाएं क्या होने लगती हैं, ऊष्मा के कारण कहाँ चली जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। और गर्म हवाएं ऊपर जाकर किस ओर जाती हैं, जिस साइड क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इधर समुद्र कैसा होता है, नहीं ठंडा होता है। तो गर्म हवाएं उठकर कहाँ चली जाती हैं, समुद्र की ओर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समुद्री शरीर। ये कब चलता है, दिन के समय में। हमारी हवाएं गर्म कब होती हैं, दिन में गर्म होकर ऊपर जाती हैं और ऊपर उठने के बाद जहाँ पर इन्हें ठंड मिलती है मतलब समुद्र के ऊपर जाने लगती है। अब यहाँ की हवा खाली हो गई, ऊपर उठ गई, यहाँ खाली हो गई। तो फिर समुद्र की हवाएं इस हवाओं को भरने के लिए वो हवाएं इस साइड आती हैं। तो समुद्र से जो पृथ्वी की तरफ आती है उसे बोलेंगे हम थल समीर। तो ये कब होती है, प्रक्रिया रात को होती है। दोनों प्रक्रिया कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं। जब दिन में हवाएं जाती हैं पृथ्वी से समुद्र की ओर उसे बोलते हैं हम समुद्री शरीर। जब रात को हवाएं समुद्र से कहाँ आती हैं, पृथ्वी की तरफ, उसे बोलते हैं थल समीर। दोनों में होने का कारण क्या है, गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो इस ठंड की तरफ भागती हैं, मतलब समुद्र की तरफ भागती हैं। यहाँ पर ये एरिया खाली हुआ उसको भरने के लिए रात को हवाएं कौन सी आती हैं, समुद्र से ठंडी होकर। इसलिए दिन में हमारा मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है, और दिन में गर्म रहता है और रात को कैसा रहता है, ठंडा रहता है। इसे बोलते हैं थल समीर और समुद्री समीर। तो ये कौन सी विधि के कारण होता है, सब संबंध विधि के द्वारा। यहाँ पानी गर्म हुआ तो हमने देखा द्रव, और यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा कौन गर्म हो रहा है, वायु। तो ये काम हो गया गैसों में। तो कन्वेक्शन मेथड आइसम में कैसे होती है, इसके लिए हमें कौन सा माध्यम चाहिए, द्रव और गैस। और जो कंडक्शन मेथड है वो किसमें होती है, कोषों में होती है। आ रहा है समझ में। तो माध्यम दोनों के अलग अलग होने चाहिए। अब हम देखते हैं विकिरण, थर्ड वाली। अच्छा इसका एक और उदाहरण बताएं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के समय में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, हाँ तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनके अंदर जो हमारी मतलब वायु है उन ऊनी वस्त्रों के अंदर फंस जाती है। और वायु जो होती है ऊष्मा की कैसी होती है, कुछ अलग होती है, ऊष्मा को ट्रांसमिशन नहीं होने देती। इसलिए जब ऊनी वस्त्र पहनते हैं उसमें से हमारे अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं आ पाती है। बाहर हीट कहाँ नहीं जा पाती है, अंदर नहीं जा पाती। इसी को कौन सा कहेंगे हम, समवन कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना ऊष्मा अंदर आ रही ना बाहर जा रही। इसी के कारण हमारा शरीर कैसा रहता है, गर्म रहता है। उसमें भी कौन सी मेथड होगी, समवन मेथड। अब हम तीसरा देखते हैं विकिरण।
विकिरण क्या होता है, इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना इसमें द्रव चाहिए, ना इसमें ठोस चाहिए, ना गैस चाहिए। तो इसे बोलते हैं रेडिएशन मेथड। कौन सी मेथड है? रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड क्या होती है, जिस काम को करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, हमें ऊष्मा सीधे मिल जाए बिना किसी माध्यम के। चालन की ऊष्मा कैसे मिलेगी? जब कोई ठोस पदार्थ होगा उसको एक तरफ से हीट दिया जाएगा, दूसरी तरफ उसका हीट पहुंच जाएगी ट्रांसमिशन के द्वारा। चालन विधि है। इस संवेदन विधि को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? द्रव या गैस चाहिए। लेकिन विकिरण को समझने के लिए सिर्फ 2-3 उदाहरण ही समझ आओ। ये सूर्य से जो प्रकाश आता है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, क्या उसको लाने के लिए कुछ मतलब माध्यम चाहिए? क्या ठोस लाता है उसको? क्या उसको द्रव लाता है? कोई माध्यम नहीं चाहिए, सीधा प्रकाश कहाँ जाता है? पृथ्वी पर। इसी प्रकाश जो ऊष्मा आती है इस प्रकाश में जो गर्म करती है पृथ्वी को, तो वो कौन सी मेथड कहलाती है? विकिरण मेथड कहलाती है। इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे टार्च है, टार्च में जो लाइट निकलती है वो किसी माध्यम से निकलती है? नहीं निकलती। वो भी कौन सी ऊष्मा निकलती है? कौन सी विधि से निकलेगी? रेडिएशन मेथड से। जैसे हम सर्दियों में आग जो जलती है उसको तापते हैं, क्या उस आग को तापने के लिए हम कुछ बीच में लगाना पड़ता है ताकि मतलब ऊष्मा ज्यादा मिले? नहीं लगाना, सीधे संपर्क में आती है उस ऊष्मा को कौन सी विधि द्वारा? विकिरण मतलब रेडिएशन मेथड कहते हैं। इतना है समझ में। अब रेडिएशन मेथड और संबंध विधि और चालन विधि, इन तीनों में कुछ समझ में आया तो बताओ, एक बार बताएं। आ गया ना? अब बताते हैं, आपको आएगा।